सिंपल सीधी बात है। अगर आप लोग भाई घर में रह रहे हो और आप अपने मम्मी पापा से फायदे ले रहे हो तो इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल कि बदले में आप भी मम्मी पापा को कुछ बेनिफिट दो। देखो सीधी बात है, बिजनेस जब तक अच्छा चलेगा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। हाय एवरीवन, दिस इज विपुल अग्रवाल, आपका एजुकेटर। स्वागत करता हूं आपका साइंस एंड फन पर। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बिजनेस स्टडीज का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर करवाने वाला हूं। छोटा सा चैप्टर है जिसका नाम है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस इथिक्स। ये चैप्टर दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। पहला जो चैप्टर का पार्ट बोलता है वो बोलता है व्हाट आर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बिजनेस, एंड जो सेकंड पार्ट बताता है वो बताता है व्हाट आर द बिजनेस इथिक्स। दीज बोथ द कॉन्सेप्ट्स आर रिलेटेड विद ईच अदर, दे आर इंटर रिलेटेड बट आर द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर का नाम है। इसको समझने से पहले आप मेरे को एक बात बताइए कि हमने क्लास 11th में जब अपना बिजनेस स्टडी स्टार्ट करा था, उसके चैप्टर नंबर 1 में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, वो था हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। अब इस ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस में हमने 3 ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, जो कि थे हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में बेसिकली हम लोगों ने प्रॉफिट ग्रोथ एंड सर्वाइवल पढ़ा था, जीपीएस पढ़ा था हम लोगों ने। बेसिकली ये बात करता है मनी के बारे में। एक चीज हमने लाइन और पढ़ी थी इसके अंदर कि प्रॉफिट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द बिजनेस, कि एक बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो होता है प्रॉफिट अर्निंग। ये चीज हमने पढ़ी थी। लेकिन उसके साथ हमने एक चीज और पढ़ी थी, वो थी क्या कि प्रॉफिट अर्निंग इज नॉट द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। कि भैया प्रॉफिट अर्निंग हम लोगों ने माना कि ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्राइमरी है, इट इज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। ये चीज हम लोगों ने एग्री कर लिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इट इज अ नॉट ओनली ऑब्जेक्टिव, यही खाली नहीं है, ये ओनली खाली यही ऑब्जेक्टिव हमारे पास नहीं है। हमारे पास इसके अलावा भी और ऑब्जेक्टिव है। माना ये प्राइमरी है बट यही इंपॉर्टेंट नहीं है, यही ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसके अलावा भी कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होता है। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवार्ड सोसाइटी। और इसी चीज को हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बिजनेस टुवार्ड्स द सोसाइटीज। तो ये चैप्टर बेसिकली यहां से कनेक्ट करा गया है और हम इस वाले टॉपिक को आज की क्लास में, आज के इस लेक्चर में, आज के इस वन शॉट में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स सोसाइटी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस चीज को हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आइए देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे को ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बेसिक से एक बात बताओ, एक बिजनेस के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि एक बिजनेस ऑफ कोर्स सी बात है सोसाइटी से घिरा हुआ है। एक बिजनेस सोसाइटी के अंदर काम करता है तो ऑफ कोर्स सी बात है कि उसे सोसाइटी से बेनिफिट भी मिल रहा होगा, तो उसकी कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि वो सोसाइटी को बेनिफिट भी दे। सिंपल सीधी बात है। अगर आप लोग भाई घर में रह रहे हो और आप अपने मम्मी पापा से फायदे ले रहे हो तो इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल कि बदले में आप भी मम्मी पापा को कुछ बेनिफिट दो। अब वो बेनिफिट जरूरी नहीं है कि मॉनेटरी बेनिफिट ही होंगे, आप इमोशनल बेनिफिट दे सकते हो, आप कोई फिजिकल बेनिफिट दे सकते हो कि भाई मम्मी पापा के पैर दबा दिए, मम्मी पापा का काम थोड़ा कर दिया, इससे काम उनका हल्का हो जाए, घर की थोड़ी काम में आपने हेल्प कर दी, इससे कि मम्मी की हेल्प हो जाए, पापा के ऑफिस में थोड़ी हेल्प कर दी। तो आप कैसे भी बेनिफिट दे सकते हो, क्योंकि ऑफकोर्स ही बात है कि आप इस टाइम पर जितने भी रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हो वो ऑलमोस्ट जितने भी रिसोर्सेज हैं वो आपके पेरेंट्स ही आपको प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। तो इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल कि आप बदले में भी उनको कुछ दो। सेम बिजनेस के साथ भी है। अब बिजनेस एक सोसाइटी से घिरा पड़ा है, बिजनेस सोसाइटी के अंदर ही ऑपरेट कर रहा है, तो वो सोसाइटी जितने भी बिजनेस रिसोर्स यूज करता है, चाहे वो रिसोर्स पैसे की टर्म्स में बोले कि वो मनी भी कहां से रेस करेगा, वो सोसाइटी से ही मनी रेस करता है, पब्लिक से ही पैसे रेस करता है। अगर वो एम्प्लॉयज की बात करें तो वो एम्प्लॉयज कहां से लाएगा, वो एम्प्लॉयज भी पब्लिक से ही लेकर आएगा, उसके कस्टमर भी उसी सोसाइटी में होंगे, उसके ओनर्स भी उसी सोसाइटी में होंगे, उसके जो सप्लायर्स होंगे वो भी उसकी सोसाइटी में होंगे। यानी कि जिसके साथ भी बिजनेस डील करने वाला है वो मैं बोल सकता हूं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोसाइटी के साथ ही डील कर रहा है। यानी कि बिजनेस इज टेकिंग ऑल द रिसोर्सेज फ्रॉम द सोसाइटी, सो इट बिकम्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस कि वो सोसाइटी को बदले में कुछ दे, कुछ फायदे दे। तो बिजनेस की भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ करे, और ये बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। बिजनेस को इस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, इस चीज के ऊपर भी काम करना चाहिए। देखते हैं, पहले देखते हैं सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है।
तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेट टू द वॉलेंट्री एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ द बिजनेसमैन टू कंट्रीब्यूट टू द सोशल वेलबींग। ये चीज हमने अभी पढ़ी थी। अब इसके बाद ये वाला पॉइंट एक बार पढ़ के देखो, द बिजनेसमैन मेक यूज ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी। की बिजनेसमैन भैया सोसाइटी से ही तो रिसोर्सेज लेता है, सोसाइटी के ही तो रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है। एंड अर्न फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। भाई सप्लायर्स भी सोसाइटी से लेगा, कस्टमर्स भी सोसाइटी से लेगा। अगर सप्लायर्स नहीं होंगे तो कस्टमर को क्या देगा? अगर सप्लायर माल देते चले जाएंगे तो बेचेगा किसको? तो अल्टीमेटली जो पैसे कमा रहा है वो सोसाइटी की हेल्प से कमा रहा है। सो दे मस्ट डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। भैया उसको सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब देखते हैं, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस, यानी कि बिजनेस के लिए कंपलसरी होता है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ करे। बिजनेसमैन मस्ट रिव्यू द इंपैक्ट ऑफ देयर डिसीजन एंड एक्शन ऑन द अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। बिजनेस जब भी कोई डिसीजन लेता है तो बिजनेस प्राइमरीली क्या सोच के लेता है कि हम इस चीज में कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्लियर है? बिजनेस ये प्राइमरी डिसीजन जब भी लेगा तो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वो पैसा कमाना होगा। लेकिन एक बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ में होनी चाहिए कि वो जो कुछ भी डिसाइड कर रहा है, वो जो कुछ भी एक्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल वो कोई एक प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लेकर आ रहा है तो ये बिजनेस को ही डिसाइड करना पड़ेगा कि उसका जो वो प्रोडक्ट है ना वो सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट कैसा डाल रहा है। क्या उसका वो प्रोडक्ट, मान के चलो कि बिजनेस एक व्हीकल बना रहा है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहा है। बात को समझना, अब बिजनेस को पता है कि जैसे टाटा का एग्जांपल ले लें कि टाटा को पता है कि वो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहा है ना, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देके जाने वाले हैं, क्योंकि अभी टाटा का कॉम्पिटिटर नहीं है इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में। क्लियर है? 90% से भी ज्यादा शेयर टाटा का ही है, तो ऑफकोर्स ही बात है टाटा प्रॉफिट तो कमाएगा। उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अभी साइड में रख देते हैं। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव यानी कि सोशल ऑब्जेक्टिव के ऊपर बात करते हैं। टाटा ऐसा क्यों कर रहा है? टाटा का सिंपल सा रीजन है कि जो कुछ भी हम डिसीजन ले रहे हैं ईवीज बनाने का, जो भी हम एक्शन ले रहे हैं ईवीज बनाने का, उसका सिंपल सादा इंपैक्ट जो होना चाहिए ना सोसाइटी के ऊपर, एक पॉजिटिव इंपैक्ट होना चाहिए। क्योंकि ईवी जब रोड पे चलेगी तो वो कम से कम पोल्यूशन देगी, ठीक है, एनर्जी कंजम्पशन करेगी, लेकिन पॉल्यूशन नहीं देगी, जिससे कि हमारा जो एनवायरमेंट होगा वो एक टाइम पर जाकर बेटर हो जाएगा फॉर ऑल द कम्युनिटी। बात आई समझ में या फिर नहीं है? तो टाटा के जो एक्शंस हैं कि ईवी बनाएंगे, वो देख रहे हो ना आप कि वो इंपैक्ट कर रहे हैं सोसाइटी को। तो बिजनेसमैन को ऐसा सोचना चाहिए कि वो जो कुछ भी करने वाला है, वो जो कुछ भी सोच रहे हैं, वो किस तरह से अदर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को इंपैक्ट करेंगे। दे शुड रिकॉग्नाइज, उनको भैया पता लगाना चाहिए, उनको समझना चाहिए द एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी इन विच दे कैरी ऑन देयर बिजनेस। द बिजनेस कैन नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला, और ये बिजनेस के लिए ना बहुत अच्छी बात भी होती है। हम लोग शार्क टैंक इंडिया देखते हैं या फिर हम लोग कोई बड़े बिजनेसमैन का पॉडकास्ट सुनते हैं या फिर कोई वीडियो देखते हैं, तो वो एक ही बात बोलता है कि अंडरस्टैंड योर कस्टमर। बोलता है या फिर नहीं बोलता कि जो मार्केट मांग रहा है और वो आप लोगों ने बनाकर उसे मार्केट को दे दिया तो आप सीधी बात है बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे। बेसिकली वो एक चीज बोलते हैं, भाई मार्केट क्या मांग रहा है, दैट इज द एस्पिरेशन ऑफ द कस्टमर। कि आजकल कस्टमर जो भी मार्केट के अंदर डिमांड कर रहा है वो उसके एस्पिरेशंस हैं, वो उसकी इच्छा है। तो सीधी बात है, बिजनेस को कस्टमर की एस्पिरेशन को समझ के ही अपना बिजनेस रन करना चाहिए। सिंपल सीधी बात है। अगर हम लोग इस पॉइंट को देखें तो ये कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए भी बेटर है और कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए भी बेटर है। बात ही समझ में, तो उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, पता लगाना चाहिए, समझना चाहिए सोसाइटी क्या चाहती है, क्योंकि उसी सोसाइटी में तो वो बिजनेस कर रहे हैं। भैया सीधी सीधी बात है कि बिजनेस को और सोसाइटी को एक दूसरे के सपोर्ट से ही चल रहा है। बात आई समझ में? अगर यहाँ पर इन लोगों ने लिंक तोड़ा, अगर बिजनेस थोड़े से भी एरोगेंस में आ गया कि नहीं भाई मैं तो अकेला रन कर सकता हूँ, तो सीधी बात है ना तो उसे सप्लायर मिलेंगे सोसाइटी से, ना ही उसे कस्टमर मिलेंगे सोसाइटी से। तो ना उसके पास सप्लायर है ना उसके पास कस्टमर है। जब सप्लायर नहीं है, कस्टमर नहीं है, तो सेल नहीं होगी। जब सेल नहीं होगी तो एम्प्लॉइज रख के क्या अचार डालेगा वो? तो बिजनेस करेगा ही कैसे? तो इफ अ बिजनेस वांट्स टू ग्रो तो भैया उसको सोसाइटी के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। बिजनेस कैन नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। वो अकेले तो बिल्कुल ही काम नहीं कर सकता। बात आई समझ में? नेक्स्ट देखो, रीजंस फॉर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और बिजनेस को ऐसा करना क्यों चाहिए? पहली बात, बिजनेस का खुद का इंटरेस्ट। भाई बिजनेस का खुद का फायदा है, आप सोसाइटी को साइड में रख दो, बिजनेस का खुद का फायदा है। क्योंकि आज की डेट में सीधी सी बात है, एक बिजनेस को अच्छा बिजनेस तभी माना जाता है कि जब वो ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा हो। सिंपल, क्लियर, ओके।
लेकिन एक बिजनेस को एक अच्छा बिजनेस तब भी माना जाता है अगर वो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल फिर से टाटा, हम टाटा को क्यों अच्छा बोलते हैं? बुराई करके दिखा दो तुम टाटा की, तुम्हारे दिल से ही नहीं निकलेगी बुराई। हो सकता है कोई प्रोडक्ट टाटा का खराब निकला है, उस प्रोडक्ट के लिए तुम बुराई कर दोगे, बट जो टाटा एक ऑर्गेनाइजेशन है उस चीज के लिए तुम बुराई नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अपने एक वैल्यूज हैं। क्यों है वो वैल्यूज? क्योंकि उसने सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा करा है, वेदर इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट, वेदर इन टर्म्स ऑफ द डोनेशंस, वेदर इन टर्म्स ऑफ देयर वैल्यूज, कि वो एम्प्लॉयज को किस तरह से रखते हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए आप टाटा की अच्छा ही करोगे। तो अल्टीमेटली इसका फायदा किसका हो रहा है? टाटा का। टाटा ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसका एक सेल्फ इंटरेस्ट भी हो सकता है ना इस चीज के अंदर। बात ही समझ में या फिर नहीं आई? तो इन द लॉन्ग रन बिजनेस गेन, बेटा लंबे समय के बाद जाके ना बिजनेस को ही फायदा होता है। क्या करके? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म करके। इन प्रेजेंट एनवायरमेंट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पब्लिक, इट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ द पब्लिक, पब्लिक की इच्छा होती है, एक्सपेक्टेशन होती है फ्रॉम द बिजनेस हैज चेंज्ड। बात ही समझ में नहीं है कि आज के टाइम पर भैया लोग बदल रहे हैं, लोग बिजनेस को लेकर अपना नजरिया बदल रहे हैं। बिजनेस इज द क्रिएशन ऑफ सोसाइटी। बिजनेस क्या है? क्रिएशन ऑफ सोसाइटी एंड मेक्स यूज ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी, एंड इफ द बिजनेस फेल्स टू सेटिस्फाई द वैल्यूएबल नीड्स ऑफ द सोसाइटी देन सोसाइटी कैन रिवोक बैक टू इट्स रिसोर्सेज। सीधी बात है। यानी कि बिजनेस इज अ क्रिएशन ऑफ सोसाइटी, यानी कि बिजनेस तो खुद सोसाइटी से क्रिएट हुआ है, बिजनेस तो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज कर रहा है। अगर इस टाइम पर बिजनेस कहीं ना कहीं सोसाइटी की एस्पिरेशंस को, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस को फेल कर देता है, यानी कि उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, वो फेल कर देता है, उस केस में भैया सोसाइटी अपने रिसोर्सेज वापस ले लेगी। आप एक ऐसे बिजनेस में काम करते हो जहां पर आपको लगता है कि दिस बिजनेस इज डूइंग समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी, ओके, ये एम्प्लॉयमेंट दे रहा है सोसाइटी में, ये सोसाइटी को वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना के दे रहा है, ये सोसाइटी को एक पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके दे रहा है, ये सारी चीजें कोई कंपनी करती है तो आपकी निगाह में उस कंपनी की इमेज ऑलरेडी बढ़िया हो जाती है। अब आपको ये पता लगता है कि ये कंपनी तो बहुत ज्यादा फ्रॉड कर रही है, या फिर ये कंपनी तो घपला कर रही है, कुछ भी एक ऐसी नेगेटिव एक्टिविटी आपके सामने निकल कर आ जाती है कि, या फिर आपको ये पता लगा कि ये कंपनी तो कल जाकर 10,000 एम्प्लॉयज को निकालने वाली है। तो अल्टीमेटली क्या होगा? जिस कंपनी की इमेज मार्केट के अंदर बहुत अच्छी बनी थी और एक खबर सुनते ही कि ये कंपनी तो अपने एम्प्लॉयज को निकाल दिया, खबर नीचे आ जाती है, मतलब उस कंपनी की इमेज खराब हो जाती है। और जब उस कंपनी की इमेज खराब हो जाती है ना, तो 10,000 लोग छोड़ो और 10,000 लोग उस कंपनी को छोड़ने को रेडी बैठे रहते हैं। इसका बेसिकली क्या मतलब है कि जो सोसाइटी ने एम्प्लॉयज ऐसा रिसोर्स दिए थे कंपनी को, वो अब रिसोर्स वापस आ रहे हैं वापस सोसाइटी के अंदर। तो जहां पर भी सोसाइटी हर्ट होगी वो अपने रिसोर्सेज वापस ले लेगी। क्लियर है नहीं क्लियर? और जहां पर बिजनेस के पास से रिसोर्सेज हटा दिए तो वो बिजनेस बिजनेस ही नहीं बचेगा। सेकंड, बेटर एनवायरनमेंट फॉर द बिजनेस सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट्स बेटर एनवायरनमेंट फॉर द बिजनेस ऑपरेशन है। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व्स क्वालिटी ऑफ लाइफ रिजल्ट इन रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सो बिजनेस विल गेट बेटर अपॉर्चुनिटी टू कंडक्ट बिजनेस। मेरे को यार एक बात तुम सीधा सीधा बताओ, अगर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस, यानी कि एक बिजनेस अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता हुआ एक एनवायरनमेंट को बेटर कर देता है, क्लियर है नहीं क्लियर है? एक एनवायरनमेंट को बेटर कर देगा मतलब लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो गई, क्लियर है? लोग अब अच्छी लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो गए। तो इसमें अल्टीमेटली बेटा क्या है? इसमें बिजनेस का ही तो फायदा है। आज के टाइम पर आप जैसा एक अच्छा एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाओ, लोगों का स्टैंडर्ड लिविंग अच्छा है, मतलब उनकी इनकम अच्छी है, ठीक है, लोग एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, यानी कि वो अच्छे प्रोडक्ट्स की डिमांड कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली बिजनेस के लिए क्या चीज निकल कर आ रहा है कि उनका कस्टमर एक अच्छे प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है और उनका कस्टमर अमीर भी है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? अगर मैं किसी बिजनेस के अंदर एंटर करता हूँ, वो बिजनेस के अंदर मैं देखता हूँ कि जो मेरा टारगेटेड कस्टमर है वो पैसे वाला है और उसको अच्छा ही प्रोडक्ट चाहिए, तो अल्टीमेटली मेरा ही तो फायदा होने वाला है ना। बात आई समझ में? तो लेबर विल बी अ बेटर क्वालिटी, तो जो उसको आगे के लिए रिसोर्सेस मिलेंगे वो भी एक अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे, कस्टमर भी बेटर क्वालिटी के मिलेंगे, सोसाइटी भी बेटर होगी, सो बेटर अपॉर्चुनिटी विल बी अवेलेबल फॉर द बिजनेस। सिंपल। आप एक बिजनेस जितना ही सोसाइटी के लिए अच्छा करेगा, वो जितना सोसाइटी को डेवलप करेगा, अल्टीमेटली वो फायदा बिजनेस को ही होने वाला है एक लंबे टाइम में चलते हुए, क्योंकि जितना अच्छा एनवायरनमेंट होगा उतने अच्छे रिसोर्सेस होंगे, और जितने अच्छे रिसोर्सेस होंगे उतने अच्छे उसके पास एम्प्लॉयज आएंगे, उतने ही अच्छे उसके पास कस्टमर्स आएंगे, उतने ही अच्छे उसके पास सप्लायर्स आएंगे। और जितनी अच्छी इन चीज़ों की क्वालिटी इंक्रीज होगी, जितनी अच्छी इन चीज़ों की क्वालिटी होगी, उतना ज़्यादा ही फायदा बिजनेस को मिलने वाला है।
Third है public images. Nowadays, consumer and workers are well informed. As we know that consumers expect better quality product at the reasonable prices. Similarly, workers expect fair wages. ये तो आप लोगों को पता ही है कि भाई आज के टाइम पर कस्टमर क्या चाहता है कि वो चाहता है कि मेरे को एक अच्छा प्रोडक्ट मिले एक अच्छे प्राइस पर, यानी कि सस्ते प्राइस पर अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए, सिंपल। वर्कर क्या चाहता है कि मैं किसी बिजनेस के लिए अगर मैं काम कर रहा हूं तो वो बिजनेस मेरे को अच्छे खासे पैसे दे, मेरे को फेयर वेजेस मिलने चाहिए, फेयर सैलरी मिलनी चाहिए। इफ द बिजनेस इज सेटिस्फाइंग देयर एक्सपेक्टेशन बाय अज्यूमिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर बिजनेस इन एक्सपेक्टेशन को पूरा करता है, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाता हुआ, देन बिजनेसमैन कैन इंप्रूव देयर इमेज इन द आईज ऑफ द कंज्यूमर, एम्प्लॉइज एक्सेट्रा। सिंपली बात है कि बिजनेस जो बिजनेस की हो, बिजनेस है या बिजनेसमैन की इमेज जो है मार्केट में अच्छी हो जाएगी। बेसिक सी चीज। अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज कॉस्टली टू द बिजनेसमैन एंड restrict their flexibility and freedom of making decision. For example, government has passed the Consumer Protection Act to prevent adulteration, black marketing, or other anti-social practices. Thus, social responsibilities are essential for avoiding government action against the business. बेसिक सी भैया बात सिंपल सी ये है कि अब तो गवर्नमेंट भी ना एक्टिव हो चुकी है, गवर्नमेंट भी बिजनेसेस को देख रही है कि आप सोसाइटी का कहीं ना कहीं नुकसान तो नहीं कर रहे, तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक्शन लेती है। अगर आप चाहते हो कि गवर्नमेंट आपके बिजनेस के अंदर इंटरफेयर ना करे, गवर्नमेंट आपके ऊपर कोई इंपोजिशन ना लगाए, गवर्नमेंट आपके ऊपर कोई पेनल्टी ना लगाए, तो उससे बेटर है कि भाई अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते रहो। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट गवर्नमेंट इस वजह से लेकर आई ताकि बिजनेसेस जो है कंज्यूमर के साथ घपलेबाजी ना कर सके। बेसिक सी बात क्लियर है। अब अगर आप उसके अगर एक बिजनेस के बाद ही एडल्ट्रेशन करता है, मिलावट करता है, ठीक है, उसके बाद ही ब्लैक मार्केटिंग करता है, प्रोडक्ट को एमआरपी से ऊपर दामों में बेचता है, जिस टाइम पे डिमांड है उस टाइम पे सप्लाई रोककर प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा महंगे दामों में वो बेचता है, क्लियर है, और भी इसके अलावा अदर एंटी सोशल प्रैक्टिसेस वो करता है, तो उस केस में गवर्नमेंट जो होगी वो एक्शन लेगी बिजनेस के अगेंस्ट। हो सकता है बिजनेस बंद भी करा दे, हो सकता है बहुत पेनल्टी मोटी ठोक दे, हो सकता है बिजनेस के ऊपर ये बोल दे कि अब तुम्हारे इस चीज के ऊपर डिसीजन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लिए जाएंगे, अब तुम्हें काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस का सामना करना पड़ेगा। तो भैया अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस ठीक सलामत चलता रहे, गवर्नमेंट की बात सुन लेना। फिफ्थ है सोशल पावर। अब बिजनेस फर्म हैज कंसीडरेबल सोशल पावर, बिजनेस के पास एक सोशल पावर भी होती है। इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एक्सेट्रा। बिजनेस हैज अ करेस्पॉन्डिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी। देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन द पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये बहुत बढ़िया लाइन बोली है कि पावर और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। इफ द बिजनेसमैन अवॉइडेड देन सम ऑफ इट्स पावर कैन बी विथड्रॉन बाय द गवर्नमेंट एंड अदर सोशल ग्रुप्स। मैं बहुत सिंपल सी भाषा में ये चीज़ को समझा देता हूँ कि भैया बिजनेस के पास ना एक सोशल पावर होती है कि वो सोसाइटी को किस तरीके से चलाना चाहता है, बिजनेस के हाथ में पावर होती है। क्यों होती है? क्योंकि जनरली बिजनेस के पास ये पावर होती है कि मार्केट के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की। जितना भी इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट अगर आप चाहते हो कि एम्प्लॉयमेंट सेक्टर अच्छा जाए, तो वो खाली बिजनेस की वजह से ही जा सकता है। गवर्नमेंट इतना कर रही है, उतना कर रही है, बट उसके अलावा जो मेजर एक्शन जो लेंगे वो बिजनेसमैन ही लेने वाले हैं। तो बिजनेस के पास सोशल पावर है क्योंकि वो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अगर इकोनॉमिक ग्रो कर रही है तो वो बिजनेस की वजह से ही ग्रो करती है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है तो बिजनेस की वजह से ही क्रिएट होती है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वो सैलरी अपने एम्प्लॉयज को कैसे दे रहे हैं वो भी बिजनेस के ऊपर डिपेंड करती है। तो बिजनेस एक करेस्पॉन्डिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है टुवर्ड्स द सोसाइटी, यानी कि अगर वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उसका प्रॉफिट कमाना है तो उसके साथ साथ एक करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी सोसाइटी के लिए। तो भैया उसके पास ना पावर और रेस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस होना चाहिए, पावर और रेस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस होना चाहिए। अगर आपके पास किसी चीज की पावर है कि भाई मेरे ही कहने पे इकोनॉमी चलती है, पावर, ठीक है, आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझा ही नहीं, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये वाले लोग परेशान हो जाएंगे। ये मान के चलो ये मेरे हाथ में सोसाइटी है, ये सोसाइटी है, ये मेरे हाथ में क्या है, ये मेरे हाथ में बिजनेस की पावर है। अगर आप पावर को ज्यादा कर दोगे सोसाइटी वालों को बुरा लग जाएगा और फिर वो क्या करेंगे, चल रिसोर्सेज वापस दे, आपकी पावर ना वापस नीचे आ जाएगी, बिल्कुल आपके हाथ से पावर चली जाएगी। क्योंकि आपके हाथ में पावर तब तक है जब आप बिजनेस कर रहे हो, आपने सोसाइटी को परेशान करा, सारी पावर छीन लेगी वो आपसे। तो यही चीज बोली जा रही है कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सोसाइटी को खुश रखना और पावर को यूज करना दोनों बराबर ही पर रखो। पावर को यूज करो टुवर्ड्स द सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर है नहीं क्लियर है? अगर आपके हाथ में पावर है कि आप सोसाइटी को इंपैक्ट डाल सकते हो, सोसाइटी को अफेक्ट कर सकते हो, तो यार पॉजिटिव अफेक्ट करो ना। अगर आपके हाथ में पावर है कि आप किसी इंसान को अपनी शक्ल दिखा के खुश कर सकते हो या अपनी शक्ल दिखा के गुस्सा दिला सकते हो, तो ये आपके हाथ में पावर है।
बट व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टू, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यही है ना कि उस इंसान को खुश रखो। बात ही समझ में या फिर नहीं आई? जरूरी थोड़ा ना अगर हम नेगेटिव इम्पैक्ट भी किसी इंसान पर डाल सकते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव इम्पैक्ट डालो। रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये बोलती है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट ही डालो। तो बेसिकली बिजनेस का भी सीधा सीधा ये है, अगर बिजनेसमैन इस चीज को अवॉइड कर देगा ना तो उसकी पावर छीन ली जाएगी, चाहे वो सोशल ग्रुप छीने या वो गवर्नमेंट छीने। Sixth, resources used for moral justification. Business has resources such as money, talents, expertise in technical areas, physical and financial resources. These businessmen can assist government with these resources in solving problem. देखो बिजनेस के पास ना बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, पैसा भी होता है, अच्छी मैन पावर भी होती है, टैलेंट भी होता है, एक्सपर्टीज भी होती है टेक्निकल एरियाज में, यानी कि अच्छी खासी टेक्नोलॉजी भी बिजनेस के पास होती है, अच्छे फिजिकल रिसोर्सेज यानी कि मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, ये सारी चीजें होती हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी होती है, यानी कि बिजनेस के कहने पर हो सकता है जनता से बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा करा जा सके। तो भैया बिजनेसमैन जो है ना इवन गवर्नमेंट की भी हेल्प कर सकती है, गवर्नमेंट की भी हेल्प कर सकती है कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सेवेंथ है कंट्रीब्यूशन टू द सोशल प्रॉब्लम्स। अब देखो बिजनेस ने कुछ सोशल प्रॉब्लम्स को क्रिएट करा, जैसा कि है पॉल्यूशन। द पॉल्यूशन इज क्रिएटेड बाय मेनली बाय द बिजनेसेस, ठीक है, बिजनेसेस काफी सोशल पॉल्यूशन को क्रिएट करते हैं। क्रिएशन ऑफ अनसेफ वर्क प्लेसेस, डिस्क्रिमिनेशन एक्सेट्रा, ये कुछ बिजनेस की सोशल प्रॉब्लम्स है कि भैया पॉल्यूशन क्रिएट करना, अनसेफ वर्क प्लेसेस यानी कि जो आप जिस जगह पर एम्प्लॉयज को काम करवा रहे हो वो जगह सेफ नहीं है, किसी भी सेंस में आप बोल सकते हो सेफ नहीं है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन होता है, वेदर ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। अगर किसी वर्क प्लेस पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो भैया वहां पे तो कोई काम नहीं करेगा। तो ये बिजनेस की कुछ प्रॉब्लम है, क्लियर है। सो देयर इज अ मोरल आर्ग्यूमेंट दैट business has an obligation to help in solving social problems because it help in creating those or in perpetuating those problems। बात ही समझ में नहीं आई? यानी कि जो सीधा सीधा सिंपल है कि जो प्रॉब्लम बिजनेस क्रिएट कर रहा है, सो इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ द इट इज अ प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम बिजनेस क्रिएट कर रहा है ना, तो इट इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। सिंपल सीधी बात है, आपने प्रॉब्लम क्रिएट करी, कोई बात नहीं, आप उसे सॉल्व कर दो एंड एवरीथिंग विल बी ओके, एवरीथिंग विल बी ओके। बात ही समझ में नहीं आई? अगर आप ये कह रहे हो कि भाई आपकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है तो टेक अदर स्टेप्स कि आप उन पोल्यूशन को कम भी करो, या फिर आप सोसाइटी के लिए या फिर आप नेचर के लिए कुछ ऐसा करो कि वो सॉल्यूशन वो पोल्यूशन से कॉम्पनसेट हो जाए मामला। या फिर दूसरी चीज, आप अगर आपके वर्क प्लेसेस अनसेफ हैं तो भाई कुछ ऐसा करो कि आपके वर्क प्लेसेस सेफ हो जाए। सेफ्टी किसी भी, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत ज़्यादा अनसेफ्टी होती है कि ऊपर से कुछ गिर गया, मर जाते हैं लोग। अभी क्रेन गिरने का एक इंसिडेंट सामने आया था जिसकी वजह से लोग मरे थे। तो आप ऐसे वर्क प्लेसेस को क्रिएट करो जहाँ पर जो सेफ फील करे, आपके वर्कर्स सेफ फील करें, वेदर फिजिकली सेफ कि उनको कोई चोट वगैरह ना लगे, मेंटली सेफ कि उनको मेंटली कोई हरेस ना करे, क्लियर है। तीसरा, जहां पे बोला गया है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, आप ऐसा वर्क प्लेस क्रिएट करो ना कि जहां पर कोई भी इंसान काले गोदे की बात ना करे, कोई भी इंसान कास्ट की बात ना करे, कोई भी इंसान रिलीजन की बात ना करे, ऑल द विल बी सेम। एक ऑर्गेनाइजेशन खुश तभी रह सकती है अगर वहां के लोग इन सारी चीजों से ऊपर उठ के काम करते हैं, बेसिक सी बात आई समझ में या फिर नहीं आई? सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। भैया मेरी बात इधर देखो, एक बिजनेस कुछ लोगों से घिरा हुआ है, ठीक है, कुछ सोशल ग्रुप से घिरा हुआ है, मान के चलो एक ही बिजनेस है। तो इस चैप्टर के अंदर ये बताया गया है कि एक जो बिजनेस है वो टोटल मिला के छह सोशल ग्रुप से घिरा गया है। 6 सोशल ग्रुप से एक बिजनेस जो है आपका घेर लिया गया है, 6 सोशल ग्रुप से, क्लियर। अब जो हमारा पहला सोशल ग्रुप है, मतलब गिल लेते कोई बात नहीं, एक होता है कस्टमर। कस्टमर भी कहां से आया भाई? सोसाइटी से ही आया, है ना। ओनर्स भी कहां से आए? सोसाइटी से ही निकल कर आए। सप्लायर्स भी कहां से आए? सोसाइटी से ही निकल कर आए। एम्प्लॉयज भी कहां से आए? सोसाइटी से निकल कर आए। ठीक है। कम्युनिटी, ये कम्युनिटी वो लोग होती हैं जो कि बिजनेस से डायरेक्टली रिलेट नहीं करते, जो कि बिजनेस से डायरेक्टली जुड़े हुए नहीं होते, बट बिजनेस के डिसीजंस फिर भी इन लोगों के ऊपर क्या करते हैं, इम्पैक्ट इन लोगों पर डालते हैं। तो कितने हो गए बच्चों? कम्युनिटी हो गया, एम्प्लॉयज हो गया, सप्लायर्स हो गया, ओनर हो गया, हमारे कस्टमर हो गए, और फिर क्या है हमारा लास्ट वाला में क्या बचा? हमारा गवर्नमेंट बचा।
तो ये कुछ चीजें होती हैं जिनके लिए जो है बिजनेस सोशली रेस्पॉन्सिबल होता है। ये कुछ हमारे सोशल ग्रुप्स होते हैं 6, जो इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ने हैं। आओ देखो, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। पहला जो इंटरेस्ट ग्रुप है वो है कंज्यूमर। अब कंज्यूमर के लिए बिजनेस क्या कर सकता है भाई, आप एक अच्छी क्वालिटी स्टैंडर्ड से गुड्स बनाओ, क्लियर है नहीं क्लियर है, और आप रेगुलर सप्लाई रखो अपने गुड्स एंड सर्विसेज की, कि आपने कोई गुड्स एंड सर्विसेज दिया जिसकी वजह से कंज्यूमर की लाइफ इजी हुई और आप उसकी रेगुलर सप्लाई नहीं दे पा रहे तो कंज्यूमर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। क्लियर है। कंज्यूमर को बताओ, एजुकेट करो उसको कि उसको प्रोडक्ट का यूज कैसे करना है, उसको कंटेंट्स के बारे में बताओ। अपनी एडवर्टाइजमेंट में सच बताओ, झूठा मूठा कुछ मत बताओ। रेडबुल गिव्स यू विंग्स, ये नहीं उड़ के चले जाएंगे, सच बताओ, झूठी बात नहीं फैलानी। और फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को, यानी कि बेईमानी मत करो, ईमानदारी के साथ बिजनेसेस करो, सिंपल। एम्प्लॉयज के लिए क्या जरूरी होता है कि भाई उनको सही सैलरी दो, उनको सही कॉम्पनसेट करो, उनको सही बेनिफिट दो, अच्छे बेनिफिट दो, अच्छे से कॉम्पनसेट करो, उनको एक गुड एंड सेफ वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करवानी चाहिए। अपॉर्चुनिटीज, उनकी पर्सनल ग्रोथ का और डेवलपमेंट के बारे में भी सोचो, यानी कि जो भी एक बिजनेस, यानी कि एक अच्छी जो कंपनी होती है ना बच्चों, आप जब आगे चल के कभी जॉब करोगे, मैं तो कहता हूँ बिजनेसमैन बड़ो, बड़े बड़े पैसा कमाओ, अपने यहाँ लोगों को जॉब पे रखो, बट फिर भी इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, कोई ना कोई तो जाके जॉब करेगा, किसी अच्छी जगह पे जॉब करेगा। तो जब आप किसी कंपनी में जाके जॉब करोगे ना, तो कंपनी वाले, एक अच्छी कंपनी आपके पर्सनल डेवलपमेंट का ध्यान रखती है। मार्केट में बदलते हुए सिनेरियो के अकॉर्डिंग आपकी रेगुलर ट्रेनिंग्स होंगी, जिसकी वजह से आपको भी नई स्किल्स डेवलप करने का मौका मिलेगा, तो वो आपको भी अपडेटेड रखेंगे अपने साथ साथ, टू डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। और जो एम्प्लॉयज है ना आपके, आप मान के चलो बिजनेस चला रहे हो, तो बिजनेसमैन को एम्प्लॉयज को इस तरीके से रखना चाहिए ताकि एम्प्लॉयज को भी ऐसा फील हो कि वो बिजनेस से बिलोंग करते हैं। ऐसा नहीं कि एम्प्लॉयज को अलग अलग फील हो। अगर एम्प्लॉयज ऐसा सोचेगा कि वो खाली एक नौकर है, तो वो मन से कभी काम नहीं करेगा, और वो सोचेगा कि वो भी एक बिजनेस का पार्ट है, तो वो अपनी जी जान लगा देगा। फिफ्थ है टू प्रोवाइड इंसेंटिव। भैया इंसेंटिव दो, सर्विसेज दो, जैसे घर दे दिया, मेडिकल इंश्योरेंस दे दिया, रिटायरमेंट बेनिफिट्स दे दिए, ऐसा था एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा खुश रहेगा। फिर ओनर्स को खुश रखने के लिए क्या जरूरी है कि अगर मान के चलो कोई इंसान बिजनेस के शेयर्स को खरीद रहा था, वो ओनर हो गया, तो अब ओनर को खुश रखने के लिए क्या चीज जरूरी है, आपके इन्वेस्टर्स को खुश रखने के लिए क्या चीज जरूरी है भैया, उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे। पहली चीज, उनको अपनी इन्वेस्टमेंट पर फेयर एंड रेगुलर रिटर्न मिलती रहेगा, अच्छा खासा पैसा उन्हें मिलता रहेगा, वो खुश रहेंगे। उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन की, ताकि वो सेफ्टी फील करेंगे कि ठीक है, झूठ नहीं बोल रहा, अच्छा इंसान है। टू एंश्योर एप्रिसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो उनकी इन्वेस्टमेंट, वो लोग जितना पैसा बिजनेस में दे रहे हैं उनको बताओ, उनको एंश्योर, उनको समझाओ, उनको भरोसा दिलाओ कि उनका जो पैसा है वो बिल्कुल सही जगह पर इस्तेमाल करा जा रहा है, वेस्ट नहीं हो रहा। उनको अपॉर्चुनिटीज दो ताकि वो भी डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके, ताकि वो खाली नाम के मालिक ना बचे, एक्चुअल में मालिक वाले थोड़े काम भी करें। क्लियर है। गवर्नमेंट कैसे खुश होगी, गवर्नमेंट को खुश रखना बड़ा आसान है, उनके रूल्स रेगुलेशन लॉस को कंप्लाई करते रहो, उनसे उनके अगेंस्ट मत जाओ, गवर्नमेंट ऐसी की तैसी कर देगी अदरवाइज। उनके टैक्सेस को, ड्यूटीज को टाइम से पे करो। सोशल प्रॉब्लम्स में सॉल्व करने में उनकी हेल्प करो। टू अडॉप्ट fair dealing, especially when involved in the external trade, so that the country's reputation is maintained। बेटा गवर्नमेंट ना बहुत ज़्यादा मुश्किल से ट्रेड रिलेशन सेटअप करती है विद अ फॉरेन कंट्री। ये हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अभी, श्री डॉक्टर जयशंकर प्रसाद जी हैं, वो हैं हमारे जयशंकर, डॉक्टर जयशंकर प्रसाद है, यानी वो मुझे डॉक्टर जयशंकर जो है हमारे, काफ़ी देखते होंगे, काफ़ी फेमस है, ठीक है। वो काफ़ी, अब वो अगर मेंटेन कर रहे हैं अपने फॉरेन रिलेशंस किसी कंट्री के साथ, और आप उसी कंट्री में जाकर अपना गुड सप्लाई कर रहे हो, तो बेटा आपको ईमानदार रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने उस कंट्री के साथ फ्रॉड करा, तो वो मैटर खाली सप्लायर और आप एज अ सप्लायर और एक कंज्यूमर के बीच में नहीं रहने वाला, वो मैटर अब दो कंट्रीज के बीच में हो जाएगा। क्लियर है। तो भैया गवर्नमेंट ये चाहती है कि फेयर डीलिंग को अडॉप्ट करो जब भी आप एक्सटर्नल ट्रेड कर रहे हो, कंपनी की कंट्री की रेपुटेशन का सवाल है। टू कोऑपरेट इन प्लानिंग, इन्वेस्टिगेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की भाई कुछ हेल्प करो, किस में हेल्प करो, प्लानिंग करने में, इन्वेस्टिगेशन करने में, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज से हेल्प करने में, यानी गवर्नमेंट को आप सपोर्ट करते रहोगे, गवर्नमेंट भी आपके सपोर्ट में रहने वाली है। रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स द कम्युनिटी, टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। अब जो कम्युनिटी का मतलब मैंने आपको बताया था कि वो लोग जो कि कस्टमर से अलग है, इन्वेस्टर से अलग है, यानी कि वो लोग जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उनके अलावा भी कुछ लोग होंगे जो बिजनेस से नहीं जुड़े हुए, बट उन लोगों पर भी बिजनेस का इम्पैक्ट पड़ता है।
कैसे इम्पैक्ट पड़ता है कि भैया आप पोल्यूशन करोगे तो उससे तो सभी परेशान होंगे ना, आपका कस्टमर भी परेशान होगा और आपका कस्टमर जो नहीं है वो भी परेशान होगा। तो भाई सीधी बात है कि अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से बचाओ। टू प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दो उन लोगों को। टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, भाई आपका बिजनेस ऐसा बिजनेस होना चाहिए कि वो देश को एक करे, ना कि देश को बांटे। बात आई समझ में? नेशनल इंटीग्रेशन, एक करने वाली भावना होनी चाहिए। टू हेल्प द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की हेल्प करो। आप फैक्ट्रीज को वहां सेटअप करो जहां पर अभी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ताकि जो बैकवर्ड एरियाज हैं वहां पर एम्प्लॉयमेंट जाने की वजह से वो एरियाज क्या हो जाए, डेवलप हो जाए। प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, भाई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करो। देखो सीधी बात है, बिजनेस जब तक अच्छा चलेगा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। अभी अडानी जी के जो शेयर थे वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गए, काफ़ी ज़्यादा मार्केट जब हमने देखा गिरते हुए तो पूरी इंडिया की इकोनॉमी पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ा था। तो एक बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडियन इकोनॉमी पर भी इम्पैक्ट डालता है। तो एक बिजनेस जितना अच्छा चलेगा, जितना ईमानदारी के साथ चलेगा, उतनी ज़्यादा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन रहने वाली है। रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड सप्लायर्स, अब सप्लायर्स के लिए क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, भाई उनको रेगुलर पेमेंट देते रहो। सप्लायर्स का पेमेंट होगा, वो आपको माल नहीं देंगे, वो खुश रहेंगे अगर आप रेगुलर पेमेंट देते रहोगे। आप ईमानदारी से डीलिंग करो, ठीक है। टू प्रोटेक्ट एंड असिस्ट स्मॉल स्केल सप्लायर्स बाय प्लेसिंग ऑर्डर विद देम, और छोटे छोटे सप्लायर्स है ना, उनको भी ऑर्डर देते रहो, उनको भी खुश रखो। सीधी बात है, ऐसा बिजनेस आपको छोटे लोगों को भी मौका देना चाहिए। छोटे लोग नॉट इन सेंस ऑफ डेट थिंग, मैं छोटे लोगों को बोल रहा हूँ कि जिन्होंने अभी छोटे सप्लायर्स हैं, जो अभी छोटा बिजनेस कर रहे हैं, उनको भी मौका दो, उनको भी अपॉर्चुनिटीज दो, ताकि वो भी अपने आप को प्रूव कर पाए। गाइड करो, असिस्ट करो सप्लायर्स को बताओ, समझाओ, सिखाओ कि वो अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी किस तरह से बेटर कर सकते हैं, तब भी वो खुश रहेंगे। जैसे मैं भी कभी कभी अपने पेड बैचेस में बच्चों से प्रॉपर फीडबैक लेता हूँ बैठ के कि किस तरह से मेरे को और अपने आप को ज्यादा इंप्रूव करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? बिकॉज आई वॉन्ट टू इंप्रूव माई सेल्फ डेली, इवनली। तो वो इंप्रूवमेंट कैसे आएगा? फीडबैक से आता है। तो ऐसे ही एक बिजनेस को फीडबैक देना चाहिए सप्लायर को कि कहां पर वो अपनी चीजों को और ज्यादा बेटर कर सकता है। अब होता है बिजनेस एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। देखो द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम डेटा इंडस्ट्री एंड बिजनेस मैन आर क्रिएटिंग। तो बिजनेस सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो है पॉल्यूशन, अभी बताया था। ऑल्दो गवर्नमेंट इस चीज के ऊपर एक्शन ले रही है, मेजर ले रही है कि वो लार्ज इंडस्ट्रीज को जो है अर्बन एरिया से उठाकर, स्मॉल एंड अर्बन एरिया से उठाकर क्या बोलते हैं, थोड़े से बैकवर्ड एरिया में लेकर जा रही है, जहाँ पे क्या बोलते हैं कि जिससे कि जो अर्बन एरियाज हैं जहाँ पर कि लोग रह रहे हैं वो कम से कम परेशान हो पॉल्यूशन को लेकर। ऐसा हो रहा है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं गवर्नमेंट उनको इशारे कर रही है कि भैया आप अर्बन एरिया से उठाकर अपनी फैक्ट्री को कहीं और लेके जाओ, यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हो, लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट बेचारी लाचार हो जाती है, और एक इम्प्रैक्टिकल, एक इम्पॉसिबल टास्क भी है कि अगर आप स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को वहाँ से नहीं हटा सकते अर्बन एरिया से, सो देयर एमिशंस आर सीरियसली अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ वर्कर्स, लोकल रेसिडेंट्स एक्सेट्रा। तो बेसिकली पोल्यूशन जो होता है ना वो इंटरनल लोगों के लिए भी होता है और एक्सटर्नल लोगों के लिए भी होता है। अगर पोल्यूशन हो रहा है तो जो लोग उस फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं वो भी परेशान होंगे, और वो लोग जो उस फैक्ट्री के बाहर हैं, यानी कि उस फैक्ट्री से रिलेट नहीं करते, वो तब भी परेशान होंगे। तो बेसिकली पोल्यूशन इज अ प्रॉब्लम फॉर एवरीवन। एयर पॉल्यूशन के कॉजेज क्या क्या? भैया एयर पॉल्यूशन पता ही है ना आप लोगों को। एयर पॉल्यूशन क्या होता है? इंजेक्शन ऑफ स्मॉल हार्मफुल सब्सटेंस इन द एटमॉस्फेयर। जब एटमॉस्फेयर के अंदर हार्मफुल सब्सटेंस आके मिल जाते हैं, छोटे छोटे गंदे पदार्थ जाके मिल जाते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं हम लोग एयर पॉल्यूशन। जिससे क्या होती है, एयर की क्वालिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो एयर पॉल्यूशन इज सीरियस प्रॉब्लम फॉर होल वर्ल्ड, सबके लिए सीरियस प्रॉब्लम है। इट क्रिएटेड अ होल, बेटा उसने होल क्रिएट कर दिया किसमें? ओजोन लेयर में, ठीक है। तो द स्मोक केमिकल्स एमिटेड बाय द फैक्ट्रीज, स्मोक एमिटेड बाय द व्हीकल्स आर द मेन कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। ये तो आप लोग मेरे से अच्छे से जानते होंगे। सेकंड क्या है? वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन रेफर्स टू द डंपिंग ऑफ केमिकल, यानी कि जब केमिकल को वाटर के अंदर फेंक दिया जाता है, वेस्टेज को वाटर के अंदर फेंक दिया जाता है, चाहे वो रिवर्स हो, लेक्स हो, एक्सेट्रा। जनरली द फैक्ट्री लोकेटेड नियर द रिवर, जो फैक्ट्री रिवर के नियरली लोकेटेड है ना, वो क्या करती है, अपनी डंप कर देती है वेस्ट को उसके अंदर। क्लियर है? देयर बाय कॉजिंग पॉल्यूशन ऑफ वाटर। अब भैया यमुना जी गंदी कैसे हुई? इसी वजह से तो हुई क्योंकि दिल्ली में पहले देखा गया था कि काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्रीज होती हैं वो यमुना जी के किनारे ही हैं, तो उन फैक्ट्री से जो केमिकल निकलता है वो डायरेक्टली यमुना रिवर में चला जाता है, जिसकी वजह से यमुना रिवर में पॉल्यूशन होना स्टार्ट हो गया। उसकी वाटर की जो क्वालिटी थी वो कम होने लगी, और आज के टाइम पर तो ये स्थिति है कि साफ साफ मना करा जाता है कि वो पानी नहाने लायक तक नहीं है।
जहाँ पर लोग गंगा जल जाके पी लेते हैं, नहाना तो छोड़ो पी लेते हैं, यमुना जी के लिए साफ बोला गया कि उसमें नहाना भी इस समय ठीक नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। थर्ड है लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन रिफर्स टू द डंपिंग ऑफ टॉक्सिक वेस्ट इन द लैंड। आप ने अपना वेस्ट जो है लैंड के ऊपर छोड़ दिया, तो इफेक्टिवली वो क्या करेगा, उस लैंड की जो फर्टिलिटी है ना वो उसको खराब कर देगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस लैंड के ऊपर कभी भी आप खेती बाड़ी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। विच अफेक्ट्स द फर्टिलिटी ऑफ लैंड, फर्टिलिटी ऑफ लैंड पे अफेक्ट करता है, वो उसको अनफिट कर देता है एग्रीकल्चर के लिए। देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ लैंड पॉल्यूशन, वन इज हाउ टू improve the quality of land and which is already damaged, and second is how to check further contamination of land। यानी कि सीधी सीधी बात है, पहले तो ये बोल रहे हैं कि जो लैंड ऑलरेडी कॉन्टेमिनेट हो चुकी है उसको ठीक कैसे करा जाएगा। दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि भैया कॉन्टेमिनेशन होने से भी रोको, यानी कि फर्दर लैंड पोल्यूशन होने से भी रोको, और जो लैंड ऑलरेडी पोल्यूटेड है उसको ठीक करने के बारे में सोचो। ये दो मेजर कंसर्न्स हैं लैंड पोल्यूशन को लेकर। नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, पोल्यूशन कंट्रोल की हमें नीड क्यों है? टू इंश्योर सेफ्टी। पहली बात भाई हम लोग सेफ रह सकें। फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड स्मोक द विजिबिलिटी इज रिड्यूसिंग, ड्यू टू पुअर विजिबिलिटी देयर आर मोर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट ऑफ ऑटोमोबाइल्स ऑन हाईवेज, एंड पुअर विजिबिलिटी कैन बी हजार्डस फॉर द लैंडिंग एंड टेकिंग ऑफ द एरोप्लेन्स। ये तो आपको पता ही है कि भैया एयर पॉल्यूशन विजिबिलिटी को कम कर देता है, जिसकी वजह से हाईवेज के ऊपर काफी एक्सीडेंट्स होते हैं क्योंकि लोगों को ढंग से दिख नहीं पाता। दूसरी चीज, जब एरोप्लेन्स टेक ऑफ करते हैं या फिर लैंडिंग करते हैं उस टाइम पर भी उनको ना दिखने की वजह से वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्सीडेंट, अगर हमें एक्सीडेंट्स को कम करना है तो हमें पॉल्यूशन के ऊपर चेक करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि विजिबिलिटी इंप्रूव हो जाए। सेकंड क्या है? इकोनॉमिक लॉसेस। अब इससे इकोनॉमिक लॉसेस भी होते हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन इज ब्लैकनिंग द बिल्डिंग्स। एयर पॉल्यूशन की वजह से जो होता है ना, बिल्डिंग काली पड़ रही हैं। वाटर पॉल्यूशन इज अफेक्टिंग द सी लाइफ, सी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। लैंड पॉल्यूशन इज अफेक्टिंग द फर्टिलिटी ऑफ लैंड। अब भाई आप सीधा सीधा सोच के देखो ना, अगर बिल्डिंग को, जैसे ताजमहल के एग्जांपल है, अगर ताजमहल काला हो रहा है तो वहां पे टूरिस्ट उन्हें देखने नहीं जाएंगे, वो उतना खूबसूरत नहीं लगेगा। इकोनॉमिक लॉसेस, इंडिया के अंदर रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। सेकेंड थिंग, अगर रिवर के गंदे होने की वजह से सी लाइफ गंदी हो जाती है तो मछलियां मरेंगी। जब मछलियां मरेंगी तो मछुआरे क्या पकड़ के लेकर आएंगे, वो क्या बिजनेस करेंगे? मछली का अगर हम साउथ की साइड में इंडिया की जाके देखें तो मछली का एक बहुत बड़ा बिजनेस वहां पर होता है, वो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा ना। अगर हमारे मछलियां जिंदा नहीं बचेंगी तो वो इकोनॉमिक लॉसेस। तीसरा, अगर हमारे पास लैंड ही नहीं बचेगी जिसके ऊपर हम एग्रीकल्चर कर सकें, खेती बाड़ी कर सकें, तब भी हमारे पास इकोनॉमिक लॉसेस। और इंडिया का तो प्राइमरी सेक्टर ही है ना, तो ऑल दीज आर ब्रिंगिंग हैवी इकोनॉमिक लॉसेस फॉर द कंट्री। और ये वो ताजमहल वाला एग्जांपल है जो मैंने आपको दिया था। थर्ड है टू मेंटेन द नेचुरल ब्यूटी। द पॉल्यूशन इज हैविंग डायरेक्ट इंपैक्ट, डायरेक्ट इंपैक्ट डाल दिया किस पे बेटा? नेचुरल ब्यूटी पे। देखा, मनाली पहले बड़ा खूबसूरत लगता था, लगता आज भी है, पहले और ही ज्यादा खूबसूरत लगता था। रीजन, इतना ज्यादा लोग मनाली तक नहीं जाते थे, कम से कम वो लोग वहां पहुंचते थे तो एक्चुअल में जो वहाँ की नेचुरल ब्यूटी थी ना, जो नेचर से कनेक्ट कर पाते थे लोग वहाँ, वो बहुत ज्यादा अच्छे से था। आज भी लोग जो अच्छे एक्चुअल में जो पहाड़ों को लोग वक्त अच्छे से जानते हैं ना, वो इतने रश वाले एरिया में ना जाकर किसी ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पर ज्यादा लोग ना पहुंचे, क्योंकि एक्चुअल में नेचुरल ब्यूटी आपको वहीं देखने को मिलने वाली है। बात आई समझ में? तो पॉल्यूशन डायरेक्ट इंपैक्ट करती है नेचुरल ब्यूटी को। द नेचुरल ब्यूटी कंसिस्ट ऑफ माउंटेन, रिवर्स, ट्रीज, लैंड। द पॉल्यूशन इज अफेक्टेड ऑल दीज, ठीक है, इन सबको अफेक्ट कर रही है पॉल्यूशन। टू एंश्योर हेल्दी लाइफ, ये तो पता ही है, जब तबीयत ठीक होगी तो हेल्दी लाइफ तो अपने आप ही जियोगे ना। द पॉल्यूशन कंट्रोल इज मस्ट टू एंश्योर हेल्दी लाइफ ऑफ द पीपल। पॉल्यूशन इज अ रूट कॉज ऑफ मेनी डिसीजेस, पॉल्यूशन की वजह से ही बहुत सारी डिसीजेस अकर होती हैं। एयर पॉल्यूशन इज अ मेन कॉज ऑफ हार्ट एंड लंग डिसीज, अगर जिसको बेटा दिल की बीमारी है, जिसको फेफड़ों की बीमारी है, उसके पीछे मेन रीजन बेटा क्या है? उसके पीछे मेन रीजन है एयर पॉल्यूशन। एंड कैंसर, कैंसर भी एयर पॉल्यूशन की वजह से ही होता हुआ दिखाई देता है। वाटर पॉल्यूशन इज अ कॉज ऑफ लिवर प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम ऑफ किडनी। pollution control is must to keep the check on these diseases if you want to remove the diseases, मतलब इन बीमारियों से बच के रहना चाहते हैं, ठीक है, if you want to be safe from these diseases, तो हम लोगों को pollution control कम करना पड़ेगा so that our healthy life increases. To lead a comfortable life, pollution is created nuisance and inconvenience, यानी कि जनरली प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, डिसरप्शन क्रिएट कर देती है हमारी लाइफ के अंदर। Polluted river become unfit for swimming,
और फिशिंग। एयर पॉल्यूशन कॉजेज आई इरिटेशन और कफिंग एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। तो देख रहे हो आप ना, प्रॉब्लम्स होती है पोल्यूशन की वजह से। अगर हम पोल्यूशन पे कंट्रोल रखेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी और हम एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हैं। सो पोल्यूशन कंट्रोल इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस इनकन्वीनियंस सो दैट द पीपल कैन लीड अ कंफर्टेबल एंड हेल्दी लाइफ। जितना ज़्यादा हमारी लाइफ हेल्दी होगी, जितनी ज़्यादा हमारी हेल्थ अच्छी होगी ना, उतना ज़्यादा हम लोग कंफर्टेबल लाइफ जी पाएंगे। सपोज करके देखो, आज के टाइम पर कोई भी एक प्रॉब्लम, अगर आपको ना हो, आपको किसी को अगर लंग इन्फेक्शन हो जाए, सपोज करो, ठीक है, तो लंग इन्फेक्शन की वजह से उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी ब्रीदिंग में, काफ़ी ज़्यादा कफिंग होगी, वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। किसी पब्लिक प्लेस पर जाएगा, बेचारा खांसेगा तो लोग पता नहीं क्या समझेंगे, ठीक है, और ये एक्चुअल में दूसरों को भी बढ़ाएगा। कम्युनिकेबल डिजीज़ भी हो जाते हैं कभी कभी, जैसे कोविड हुआ था, या फिर हम अस्थमा बोल सकते हैं, टीबी बोल सकते हैं, सब एक ही प्रणाली के ही चीज़ हैं। वो कम्युनिकेबल भी होते हैं, एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। डेडली डिजीजेस भी होते हैं। तो भाई कितनी प्रॉब्लम क्रिएट होती होगी ना जब कोई इंसान इन डिजीज से लड़ रहा है। तो अगर आप हेल्दी रहेंगे, आप पोल्यूशन पे कंट्रोल रखेंगे, तो आप हेल्दी रहेंगे। आप जितना ज़्यादा हेल्दी रहेंगे उतना ज़्यादा कंफर्टेबल आप अपनी लाइफ को जी सकते हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ बिजनेस इन बिजनेस प्रोटेक्शन। भैया बिजनेस का रोल क्या है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में? पहला, मेकिंग यूज ऑफ द इको फ्रेंडली टेक्निक्स ऑफ द प्रोडक्शन। भैया आप जो भी प्रोडक्शन करो वो इको फ्रेंडली प्रोडक्शन करो, जो पोल्यूशन ना क्रिएट करें। रिसाइकलिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसको डंप करने से, कि वाटर में डंप करने से, एयर में डंप करने से, या फिर लैंड पे डंप करने से अच्छा है कि उसको रिसाइकिल करो, उसको रीयूज करो, ठीक है। ट्रीटिंग द वेस्ट, वेस्ट को ट्रीट करो थ्रू टेक्नोलॉजीज बिफोर डिस्चार्जिंग देम इनटू वाटर और डंपिंग ऑन द लैंड। फोर्थ है पार्टिसिपेशन इन इको फ्रेंडली एक्टिविटीज सच एज प्लांटेशन ऑफ ट्री, क्लीनिंग रिवर्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा। तो भाई आप कुछ अच्छे काम भी करो, साफ सफाई करो, इको फ्रेंडली एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो। फिफ्थ है मेक यूज ऑफ इको मार्क्स बाय प्रोड्यूसिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। आप जब इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को यूज करोगे ना, उसके ऊपर इको मार्क्स को यूज करो, सो दैट पब्लिक को पता लगे कि यू आर गोइंग टुवर्ड्स एन इको फ्रेंडली एनवायरमेंट। सिंपल, ठीक है। अबाइडिंग बाय द बाई लॉज एंड पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज बना रखी है पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, उसको रेगुलेट करो, उसको प्रॉपर फॉलो करो। सेवेंथ, स्प्रेडिंग अवेयरनेस, अवेयरनेस स्प्रेड करो among the general public regarding the importance of eco-friendly techniques and products। और गवर्नमेंट और जनता को ये चीज़ बताओ कि क्यों आज के टाइम पे हमें इको फ्रेंडली प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। टाटा यही तो कर रहा है, वो जनता में अवेयरनेस फैला रहा है धीरे धीरे करके कि एक्चुअल में हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपके लिए क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज वॉट द टाटा इज डूइंग, ठीक है। नेक्स्ट देखो बिजनेस इथिक्स। अब ये चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया, बिजनेस इथिक्स। इथिक्स बेसिकली क्या होती है? वैल्यूज होती हैं। इथिक्स क्या होती हैं बच्चों? वैल्यूज होती हैं, ठीक है। इथिक्स बेसिकली क्या होती हैं? वैल्यूज होती हैं। और इथिक्स को काफी लोग ना लॉ के साथ भी कनेक्ट नहीं कर पाते, तो मैं आपको इथिक्स और लॉ के बीच में कुछ डिफरेंस बता रहा हूँ। एक्चुअली ये मान के चलो आपका इथिक्स है, दिस सर्कल इज एन इथिक्स, ठीक है। और ये सर्कल जो अंदर वाला सर्कल है ये है आपका लॉ। अब भाई इथिक्स हमें सही और गलत के बारे में बताता है, लॉ भी हमें सही और गलत के बारे में बताता है। बात ही समझ में नहीं आई। अब अगर मान के चलो हम कोई भी चीज गलत करते हैं और उसके ऊपर हमें पनिशमेंट मिले, तो सिंपल सीधी बात है, उसे हम बोलेंगे लॉ, क्लियर है। और अगर हम कुछ भी चीज गलत करते हैं और उसके ऊपर हमें पनिशमेंट ना मिले तो उसको बोलेंगे इथिक्स। अब पनिशमेंट का मतलब यहाँ पर होता है एक तरीके जुडिशियरी पनिशमेंट, कि जो इस देश का कानून हमें पनिशमेंट देने वाला है, कानून के अकॉर्डिंग जो हमें पनिशमेंट मिलेगा उसे हम बोलेंगे लॉ। क्लियर है नहीं क्लियर है? और जो क्या बोलते हैं, जो एक जनरल पनिशमेंट होता है, या फिर कह सकते हैं कि एक इथिकल पनिशमेंट हम बोल सकते हैं, उसे इथिक्स के अंदर काउंट करेंगे। तो बेसिकली लॉ जो है, इथिक्स जो है ब्रॉडर पोर्शन है, लॉ एक स्मॉलर पोर्शन है, और इथिक्स और लॉ किसी किसी जगह पर सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जिन इथिक्स के लिए अगर हमें जुडिशियरी पनिशमेंट मिलेगा उसे हम लॉ भी बोल सकते हैं। बेसिकली इतनी सी बात है। इसका एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दे सकता हूं कि पहली बात, नॉट टेकिंग योर स्टडी सीरियसली, अपनी पढ़ाई को सीरियसली ना लेना। अगर आप देखोगे तो बच्चों ये इथिकल तो नहीं है, ये अच्छी बात तो नहीं है, तो इथिकल तो नहीं है, ये बात आ गई समझ में? ये इथिकल तो नहीं है।
इथिक्स मना करते हैं ऐसा करने को। इथिक्स बोलते हैं नहीं, अपनी पढ़ाई को सीरियसली लो, ये ऐसा काम इथिक्स बोलते हैं। वैल्यूज हमारी यही बोलती है, हमें जो चीज़ सिखाई गई है वो यही चीज़ सिखाई गई है कि पढ़ाई को सीरियस लेना, ये तो इथिकल तो नहीं है। लेकिन ये बेटा लॉ की लैंग्वेज में भी कहीं पर नहीं है, यानी कि अगर हम अपनी पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि जस्सा उठा के हमें जेल में डाल देंगे। तो लॉ की टर्म्स में भी, लॉ तो इस बारे में कुछ बोलता ही नहीं है, इथिक्स बोलते हैं। तो बेसिकली ये जो एग्जाम्पल दिया वो मैंने कहाँ से दिया, यहाँ से दिया, इस वाले सर्कल में से नहीं दिया। अब इस वाले सर्कल में से मैं एक एग्जांपल दूंगा कि मान के चलो XYZ फूड प्रोडक्ट कंपनी है, ठीक है, XYZ फूड लिमिटेड एक कंपनी है, वो बनाती है चिप्स। चिप्स के अंदर उसने कर दिया एडल्टरेशन। एडल्टरेशन यानी कि मिलावट बच्चों, मिलावट। अब मिलावट तो गलत है, अब मिलावट तो बच्चों इथिकल भी नहीं है, इथिक्स भी मना करते हैं मिलावट करने से तो, और लॉ भी मना करता है, लॉ भी मना करता है। यहाँ पर लॉ तो कोई एक्शन ले ही नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पर लॉ भी मना कर रहा है। तो बेसिकली ये इस वाले पोर्शन का हो गया जो लॉ के अकॉर्डिंग भी गलत है और इथिक्स के अकॉर्डिंग भी गलत है। बात आ गई समझ में? तो इथिक्स बेसिकली सही और गलत के बारे में बताता है, लॉ भी हमें सही और गलत के बारे में बताता है। दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि जहाँ पर हम लॉ को तोड़ेंगे वहां पर हमें देश के कानून के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन जहाँ पर हम इथिक्स को तोड़ेंगे वहां पर कंपलसरी नहीं है कि लॉ का कानून ही हमें पनिशमेंट देगा। अगर वो इथिक्स लॉफुल भी है तो देश का कानून हमें पनिशमेंट देगा, अगर वो इथिक्स लॉ नहीं, उस पर लॉ अप्लाई नहीं होता, ऐसा इथिक्स इस पर लॉ अप्लाई नहीं होता, हो सकता है हमें पनिशमेंट ना मिले। बात ही समझ में या फिर नहीं आई? क्लियर है या फिर नहीं क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कर्मा, एक कर्मा वर्ड तो आप लोगों ने सुना होगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो बच्चों ये कैसा, ये इथिकल है, ये इथिकल स्टेटमेंट है। क्या है लॉफुल स्टेटमेंट है? नहीं, ये लॉफुल स्टेटमेंट तो नहीं है। बात आई समझ में? कि मान के चलो आपने किसी इंसान का दिल तोड़ दिया, जैसे लड़कियां लड़कों को काट देती है ना, तो मान के चलो किसी लड़की ने किसी लड़के का काट दिया। अब जब लड़के कट गया, ठीक है, लड़के को धोखा मिल गया, तो जो लड़की ने करा वो इथिकल तो नहीं था। इथिक्स तो मना करते हैं ना किसी को दुख पहुंचाना, इथिक्स मना करते हैं, वैल्यूज मना करती हैं। बट क्या लॉ के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन है जहां पर लड़की को जो है सजा मिल सके? नहीं है, नहीं है। बात ही समझ में? तो ये और लॉ एथिक्स में डिफरेंस है। इथिक्स तो करेगा नहीं नहीं तुझे दिल नहीं तोड़ना चाहिए, लॉ कहता है तोड़ मत तोड़, मेरा काम नहीं है, जो करना तू देख, सिंपल। तो ये डिफरेंस होता दोनों में। अगर मान के चलो ये होता कि वो उस लड़की ने लड़के का दिल तोड़ा तो तोड़ा, साथ में उस लड़के के 10 लाख रुपए लेके भी चली गई, इस केस में लॉ एकदम बीच में आ जाता। इथिक्स तो यहाँ पर दोनों चीजों में मना करेगा कि पैसे भी नहीं मारने चाहिए थे, दिल भी नहीं तोड़ना चाहिए था। लॉ बोलेगा दिल का तो मुझे पता नहीं, पैसे क्यों लेके भागी दू, अब आजा तेरे को पनिशमेंट दूंगा। तो आप देख रहे हो, क्लियर है नहीं क्लियर है? तो कुछ चीजों, कुछ इथिकल अनइथिकल चीजों पर लॉ भी एक्शन लेता है, लेकिन कुछ अनइथिकल चीजों पर लॉ एक्शन नहीं लेता है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस होता है इथिक्स और लॉ के अंदर। तो इथिक्स क्या होते हैं? इथिक्स बेसिकली हमारे सेट ऑफ मॉरल वैल्यूज होते हैं कि जो हमारे जो बचपन से हमें वैल्यू सिखाई जाती है, क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, सेट बन जाता है ना कि ये सारी चीज़ें ठीक है, ये एक सेट बन गया, ये सारी चीज़ें ठीक है, ये एक सेट बन गया। उन दोनों को मिला दोगे प्रॉपर मोरल वैल्यूज बन गई कि क्या करना है क्या नहीं करना, कौन कौन सी चीज़ें करना ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें करना नहीं अच्छी हैं। तो एक सेट ऑफ मोरल वैल्यूज बन जाता है। और स्टैंडर्ड और नॉर्म्स विच गवर्न द एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेसमैन। अब ये चीज़ जब एक बिजनेसमैन पर अप्लाई हो जाती है उसको हम बिजनेस एथिक्स बोलते हैं। So ethics define what is right and what is wrong. It involves critical analysis of human act to determine whether these are right or wrong. यानी कि जो इंसान कर रहा है वो ठीक है या गलत है, इस चीज को चेक करने को ही हम लोग इथिक्स बोलते हैं। लड़की ने लड़के का काट दिया, इथिक्स बोलेगा गलत है, गलत, ऐसा नहीं करना चाहिए, दिस इज अ रॉन्ग एक्ट। इथिकली इट इज नॉट इथिकल, इट इज अनइथिकल, गलत एक्ट है। फॉर अ बिजनेसमैन द एथिकल डिसीजन आर एक्सपेक्टेड आर। क्या है उसके एथिकल डिसीजन? मतलब उसको क्या करना चाहिए? टू प्रोवाइड द कस्टमर विद ट्रू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। भैया उसका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जैसा है वैसा ही उसको दिखाना चाहिए, ट्रू इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कस्टमर को अपने। अलाउइंग द कस्टमर टू मेक फ्री चॉइस। बेसिकली अगर आप किसी दुकान पर गए, आपने वहां पर जाके प्रोडक्ट देखे, आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे या फिर प्रोडक्ट अच्छे नहीं लगे, तो यू कैन गो टू अनदर प्लेस, यू हैव अ चॉइस टू सेलेक्ट विद इन द प्रोडक्ट। बट अगर उस टाइम पर दुकान वाला आपके साथ जोर जबरदस्ती करना, नहीं अगर आप दुकान के अंदर घुस गए तो आपको तो लेके जाना पड़ेगा, ये वो फलाना ठिकाना, तो उस टाइम पर आप जो कस्टमर का राइट था फ्री चॉइस का वो छीन रहे हो, गलत है। थर्ड है प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ रीजनेबल प्राइसेस। और ये तो भैया चाहते ही हैं। अब बच्चों एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं ये कोई टी शर्ट पहन रहा हूँ और ये टी शर्ट मेरी 500 रुपीज़ की है, मैं खरीद लाया, इट्स ओके। अगर यही टी शर्ट मेरे को 1500 रुपये की मिलती
तो क्या लॉ रोक देता? लॉ ये बोलता नहीं नहीं 1500 की तो टी शर्ट हो ही नहीं सकती। लॉ तो कहीं पर भी ये बात नहीं बोलता। लॉ कहता है भैया आप अपने ऊपर थप्पा लगा दो कि कोई भी चीज कबाड़ ना, कुछ भी कबाड़, आपकी एक्स का दिया हुआ लेटर 3000 रुपए का है, आपने उस पर एमआरपी लगा दी तो वो 3000 रुपए का मार्केट में बिक सकता है। 3000 रुपए से ज्यादा बिकेगा इट इज अनलॉफुल, क्लियर है, लेकिन 3000 तक का तो बिक सकता है ना। बट उसी टाइम पे एथिक्स बीच में आ जाएंगे, एथिक्स बोलेंगे नहीं नहीं यार आपको तो उतने पैसे लेने चाहिए जितने पैसे ठीक हैं, जितने की एक्चुअल में क्वालिटी है। एक टी शर्ट जो कि 500 रुपए की के हिसाब से बिकनी चाहिए, अब आप उसको बेचो 2000 की, लॉ कुछ नहीं बोलेगा। लॉ बस ये देखेगा क्या एमआरपी तक बेच रहे हो। लॉ बोले 2100 रुपए की एमआरपी 2000 का बेच रहे, यू आर ओके। एथिक्स मना करेंगे यार ये गलत चीज है ना, ये इसी क्वालिटी की शर्ट दूसरा वाला इंसान 500 में बेच रहा है, आप 2000 में बेच रहे हो, गलत है। बात आई समझ में या फिर नहीं आई? तो एथिक्स बोलेगा हमेशा भैया अच्छी क्वालिटी सही दामों पे बेचो। एथिक्स वर्सेस लॉ ये तो पढ़ाई दिया मैंने। तो एथिक्स बिहेवियर इज अबव द बिहेवियर रिक्वायर्ड बाय द लॉ, यानी एथिक्स इज अबव द लॉ। बोथ लॉ एंड एथिक्स डिसाइड व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, बताया अभी। Law reflect the ethical and moral values of the society. That is what conduct it permitted, what is not permitted in the society. बात आई समझ में, यानी क्या करना चाहिए, यानी कि सोसाइटी में क्या करना अलाउड है। यहाँ पे ये नहीं पता रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ पर ये पता रहा है सोसाइटी के अंदर क्या करना अलाउड है क्या करना अलाउड नहीं है। अगर आपने कोई भी लॉ ब्रेक करा देन वन इज पनिश्ड फॉर पेनलाइज्ड। ओहो। The business ethics also decide what is the expected conduct of the businessman and what is not expected by the society. तो भैया बिजनेस एथिक्स ये भी डिसाइड करते हैं कि भैया बिजनेस को क्या करना चाहिए और सोसाइटी को क्या नहीं करना चाहिए। सम अनएथिकल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस आर आल्सो पनिशेबल, यानी कि कुछ अनएथिकल एस्पेक्ट तो पनिशेबल भी होते हैं, जैसे अडल्टरेशन, ब्लैक मार्केटिंग एक्सेट्रा। बट सम एक्ट्स, लेकिन कुछ एक्ट्स जो कि अनएथिकल तो होते हैं लेकिन पनिशेबल नहीं होते, जैसे अनड्यूली हाई प्राइस चार्ज बाय द बिजनेसमैन। जैसे मैंने अभी टी शर्ट वाला एग्जांपल दिया था, बेसिकली वही एग्जांपल है। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा एथिक्स वर्सेस लॉ। पता नहीं बच्चे क्यों परेशान रहते हैं इसमें। एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक। एलिमेंट्स क्या होते हैं बिजनेस एथिक्स के? टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। द टॉप मैनेजमेंट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू गाइड द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स एथिकल बिहेवियर। अब एक कंपनी चल रही है भाई, उसका सीईओ, उसका सीएफओ के ऊपर ये चीज डिसाइड होती है कि वो कंपनी को किस डायरेक्शन में लेकर जाने वाले हैं। अगर एक सीईओ, सीएफओ, सीओओ, सीएसओ, ये जो टॉप मैनेजमेंट है कंपनी का, जहां से एक्चुअल में डिसीजन आते हैं नीचे तक, जो टॉप मैनेजमेंट है, जो हेड है, अगर वो लोग इथिकल होंगे, वो लोग चाहते हैं कि हम अपनी कंपनी को इथिकल बनाना चाहते हैं, तो पूरी कंपनी इथिकल बनेगी। अगर वो लोग नहीं चाहेंगे तो कंपनी इथिकल नहीं बनेगी। रतन टाटा इथिकल हैं, इसी वजह से हम टाटा को इथिकल बोलते हैं। अगर रतन टाटा इथिकल आज की डेट में ना होते तो हम टाटा को इथिकल बोलते नहीं बोलते। तो बेसिकली टॉप मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। पब्लिकेशन ऑफ अ कोड, हर कंपनी का एक कोड होना चाहिए, इथिकल कोड होना चाहिए कि हमारी कंपनी इस इथिक्स की वजह से जानी जाती है। जनरली इथिकल ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन अ कोड ऑफ कंडक्ट, एक कोड ऑफ कंडक्ट डिफाइन करते हैं, यानी कि एक सेट ऑफ रूल्स डिफाइन करते हैं कि हमारी कंपनी में काम करने के लिए आपको इन सारे एथिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, हर कंपनी के अंदर होता है। आप जाओगे, पहले दिन आपको ओरिएंटेशन होगा, ओरिएंटेशन के अंदर आपको बहुत सारे चिट्ठे पढ़ाए जाएंगे, उन चिट्ठों को आपको पढ़ना पड़ेगा, पेपर्स को पढ़ना पड़ेगा। उनके अंदर लिखा होगा कि एज एन एम्प्लॉय यू हैव टू रिस्पेक्ट द अनदर एम्प्लॉय, यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एनीवन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, रिलीजन एक्सेट्रा। ठीक है, यू हैव टू मेंटेन योर लिमिट्स व्हाइल वर्किंग इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन नॉट सेक्सुअल अब्यूज टू एनीवन, आप किसी को गाली नहीं दे सकते किसी को भी, ऐसी ऐसी चीजें बोली जाती हैं। ठीक है, तो ये जनरली कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा जाता है कंपनी के, जिसमें सेट ऑफ एथिक्स होते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म टू मेक श्योर दैट एक्चुअल डिसीजन मैच विद द फर्म्स एथिकल स्टैंडर्ड, सुटेबल मैकेनिज्म शुड बी एस्टेब्लिश्ड। अब भाई एक बात सोचो, कभी कभी क्या होता है कि कंपनी जो कोई डिसीजन लेती है ना, वो डिसीजन उसी के एथिक्स के अगेंस्ट चले जाते हैं। तो आपको एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जहां पर ऐसे डिसीजन लिए जाएं जो कि एथिक्स के साथ चलें, एथिक्स के अगेंस्ट नहीं। ऐसा हो जाता है कभी कभार, तो बट फिर भी आपको ऐसा डिसीजन बनाना चाहिए कि जो आपके डिसीजंस होते हैं ना, वो आपके एथिक्स के साथ चलें, एथिक्स के अगेंस्ट नहीं। फोर्थ है इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल्स व्हाइल मेकिंग एथिकल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी। जब भी आप एथिकल प्रोग्राम और पॉलिसी बनाओ तो एम्प्लॉय मस्ट बी एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करना चाहिए, बिकॉज दे हैव टू बी प्रैक्टिस बाय देम ओनली ना। अब भाई जिस चीज़ को मुझे प्रैक्टिस करना है, अब फॉर एग्जांपल कि मेरे लिए ऑफिस के अंदर कोई लैपटॉप आ रहा है, ठीक है, अब
कंपनी वाले ऑफकोर्स ही बात है मेरे से पूछेंगे कि मेरी प्रेफरेंस पूछना चाहिए उनको, क्योंकि अल्टीमेटली मैं उस लैपटॉप के ऊपर काम करूंगा। बात आई समझ में? वीडियो एडिटर्स ऐसे होते हैं, वीडियो एडिटर्स बोलेंगे कि हमें एक नया लैपटॉप चाहिए क्योंकि वर्कलोड बढ़ रहा है, तो कंपनी उन्हीं के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग लैपटॉप मंगाती है। क्यों मंगाती है? क्योंकि वही तो उस लैपटॉप पे काम करने वाले हैं, तो उन्हें ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली इथिक्स के केस में भी ऐसा होता है। अगर आप इथिक्स की बात करेंगे, क्लियर है, आप जब भी पॉलिसी बना रहे हैं, जब भी प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं, तो उस केस में ऐसे एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करिए, वो बताएंगे आपको एक्चुअल में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अल्टीमेटली वही तो सारी चीज़ों को झेलने वाले हैं। बात ही समझ में? बाय फॉर्मिंग स्मॉल ग्रुप्स ऑफ एम्प्लॉयज एथिकल पॉलिसी कैन बी डिस्कशन भी हो सकता है। फिफ्थ है मेजरिंग रिजल्ट्स। ऑल्दो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द एथिकल रिजल्ट। भैया एथिकल रिजल्ट को मेजर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है, यू नो वेरी वेल, ठीक है। बट इट मस्ट बी वेरीफाइड, उसको वेरीफाई करना चाहिए, ऑडिट करवाना चाहिए कि वर्क कितना ठीक चल रहा है। माना डिफिकल्ट है बट फिर भी करना चाहिए। सिंपल सीधी बात वो इतनी सी बोल रहा है। माना कि रिजल्ट को मेजर करना डिफिकल्ट है बट उसके बाद भी वेरीफाई करवाना चाहिए, ऑडिट करवाना चाहिए, सारे काम करवाने चाहिए। तो बच्चों हमारे आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं फिर हमारे अगले लेक्चर में ऐसे ही शानदार वन शॉट वीडियो में। और ये जो आपको पीपीटीज हैं वो आपको आपके साइंस एंड फन के ऐप पर आप इजीली जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो गुड बाय एवरीवन, टेक केयर,